सोचो एक सेकंड के लिए कि साल है 1980। दुनिया के दो सबसे पुराने सिविलाइजेशन एक ही स्टार्टिंग लाइन पे एक साथ खड़े हैं। दोनों ही देश गरीब है, दोनों ही खेती बाड़ी से जुड़े हैं, दोनों के पास बिलियंस ऑफ लोगों का बोझ है और सपना सिर्फ एक है कि अपने लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालना है। एक इकोनॉमिक्स अगर उस वक्त दोनों कंट्रीज के डेटा को देखता तो एक ही चीज बोलता कि दोनों कंट्रीज सेम है और उसका ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होता। चाइना का जीडीपी पर कैपिटा इनकम $127 पर पर्सन था और इंडिया का थोड़ा सा ज्यादा था, वो था $267 पर पर्सन। मतलब इंडिया चाइना से आगे था। एक बार और सुनो, इंडिया चाइना से आगे था। तो फिर 2025 में ऐसा क्या हो गया कि चाइना का जीडीपी पर कैपिटा पहुंच गया $14,730 और इंडिया का सिर्फ $3,050। और ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये एक खाई है, एक गहरी वाइड ऑलमोस्ट इनकम्पेरेबल खाई जो 45 सालों में बनी है। क्यों और कैसे और सबसे इंपॉर्टेंट क्या ये गैप अब फिल हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम लोग इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो स्वागत करता हूं मैं आपका एक ऐसी जर्नी में जहां पे हम सिर्फ नंबर्स नहीं देखेंगे, हम देखेंगे डिसीजंस, हम देखेंगे लीडर्स, हम देखेंगे वो एग्जैक्ट मोमेंट जब एक नेशन ने एक रास्ता चुना और दूसरे ने दूसरा। क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ इकोनॉमिक्स की नहीं है, ये स्टोरी है चॉइसेस की, ट्रेड ऑफ की और उस एक सवाल की जो आज भी रेलेवेंट है। क्या डेमोक्रेसी और फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एक साथ चल सकते हैं? 1980 में दोनों कंट्रीज रूरल थी, मतलब गांव, खेती, मिट्टी। इंटरनेशनल ट्रेड ऑलमोस्ट जीरो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉरगेट इट, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि दो दोस्त थे और दोनों क्या कहते हैं लाइफ के सेम स्टेज पे, दोनों का फैमिली बैकग्राउंड सेम था, दोनों गरीब थे, दोनों के पास कुछ भी नहीं था, दोनों को शुरू से स्टार्ट करना था जीरो से। तो दोनों दोस्त 2025 में एक रियूनियन में मिलते हैं। एक ने एप्पल, गूगल, टेस्ला के लिए फैक्ट्रीज बनाई, 800 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला। वर्ल्ड बैंक ने कहा ये ह्यूमन हिस्ट्री की फास्टेस्ट पॉवर्टी रिडक्शन है। और दूसरा भी सक्सेसफुल है, दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ग्लोबल आईटी और डिजिटल सर्विस के नर्व सेंटर। मतलब एक तरह का अलग रेवोल्यूशन जो कि असेंबली लाइंस पे नहीं बल्कि कीबोर्ड पर बिल्ट हुई। दोनों सक्सेसफुल हो, दोनों ने कुछ अचीव किया, लेकिन फर्क इतना बड़ा क्यों है? लेकिन यहाँ एक कॉमन गलती होती है, लोग सोचते हैं चाइना ने सही किया और इंडिया ने गलत किया, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। ये स्टोरी है ट्रेड ऑफ्स की, स्पीड वर्सेस फ्रीडम की, सेंट्रल कंट्रोल वर्सेस डेमोक्रेटिक केओस की, शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइस वर्सेस लॉन्ग टर्म रेजिलियंस की। चाइना ने एक रास्ता चुना जिसमें स्पीड थी, पावर थी और रिजल्ट भी थे, लेकिन उस रास्ते में कुछ ऐसा भी था जो कभी हेडलाइंस पे आया ही नहीं, कुछ ऐसे कॉज जो स्टैटिक्स में दिखते ही नहीं। इंडिया ने एक अलग रास्ता चुना जो कि स्लोअर था, मेसियर था और समटाइम फ्रस्ट्रेटिंग भी था, लेकिन उस रास्ते का भी अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी डिग्निटी है, अपना फ्यूचर है। देखो इंडिया फेल नहीं हुआ, इंडिया ने दूसरा पाथ चूज किया और आज हम लोग उसी पाथ को समझेंगे पूरे ऑनेस्टी के साथ, ताकि आपको शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ समझ में आए बिना कंफ्यूजन के। तो चलो हम लोग इसको ऐसे समझते हैं कि कौन थे वो लीडर्स जिन्होंने ऐसे डिसीजंस लिए, उन्होंने एग्जैक्टली उस वक्त किया क्या, कब हुआ ये सब, कौन से वो टर्निंग पॉइंट्स थे, कहां कौन सी जगह पे मिरेकल्स हुए और आखिर दोनों ने क्यों अपना रास्ता अलग चुना और कैसे प्रैक्टिकली इंडिया इस गैप को क्लोज कर सकता है। इस वीडियो को हम लोग 3 चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे ताकि आपको जीरो से लेकर हीरो तक का पूरा व्यू 360 डिग्री में मिल सके। और मैं प्रॉमिस करता हूँ ये एक ड्राई इकोनॉमिक एनालिसिस नहीं होगी, ये रियल स्टोरी है, रियल लोगों की, रियल डिसीजंस की और स्टेक्स जो कि बहुत ही ज्यादा रियल है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, भाई ये सब तो पास की बात है ना, इससे मुझे क्या? सुनो, इस टाइम दुनिया बहुत ही मैसिव दौर से गुजर रही है। यूएस और चाइना के बीच जियोपॉलिटिकल टेंशन है, सप्लाई चेन ग्लोबली शिफ्ट हो रही है, कंपनीज चाइना से बाहर निकलना चाहती हैं और इंडिया फिर से एक बार हिस्टोरिक विंडो के सामने खड़ा है। ठीक वैसे ही जैसे चाइना 1978 में एक विंडो के सामने खड़ा था। देखो इंडिया के पास बहुत ही बड़ी एक यंग वर्कफोर्स है, दुनिया की सबसे बड़ी मेजर यंग फोर्स। इंडिया की जो मीडियन एज है ना वो सिर्फ 28 साल है। इंडिया के पास एक बहुत ही बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूपीआई, आधार, जो कि बड़े बड़े देशों में भी अभी तक नहीं है। इंडिया के पास रूल ऑफ लॉ है, इंग्लिश लैंग्वेज कैपेबिलिटी है और एक डेमोक्रेसी जो वेस्टर्न कंट्रीज के लिए बहुत ही कंफर्टेबल पार्टनर है। लेकिन एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि विंडोज हमेशा नहीं खुली रहती है। चाइना ने 1978 में एक विंडो पकड़ी जिसने महज एक जनरेशन में 800 मिलियन लोगों की जिंदगी पलट दी और अब इंडिया के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी उसी विंडो को पकड़ने के लिए। समझे? अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ी देर में तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो ये बात सिर्फ हिस्ट्री की नहीं है, ये बात है आपके फ्यूचर की, ये बात है मेरे फ्यूचर की, ये बात है उस 140 करोड़ लोगों के भविष्य का जो इस देश में रह रहे हैं। लेकिन अब एक सवाल आता है कि कौन था वो इंसान जिसने चाइना को बदल दिया? एक ऐसे देश में जहाँ कुछ साल पहले लाखों लोग फेमाइन में मारे गए थे, लेकिन फिर एक इंसान आया जिसने चाइना का पूरा डायरेक्शन पलट दिया। और वही मोमेंट इंडिया में कब आया और वो कैसा था? और उस मोमेंट से पहले इंडिया ने 4 डिकेड्स वेस्ट क्यों किए? एक आदमी 87 साल की उम्र, चलना मुश्किल और सुनने में प्रॉब्लम। एक बार उसकी ही पार्टी ने उसको पावर से बाहर निकाल के फेंक दिया था और फिर भी एक इसी आदमी ने बिलियंस ऑफ लोगों की जिंदगी बदल दी, सिर्फ एक टूर से, सिर्फ कुछ स्पीचेस से, सिर्फ एक पॉलिटिकल सिग्नल से। ये कोई मूवी का सीन नहीं है दोस्तों, ये बात है 1992 की और इस आदमी का नाम था डेंग जियोपिंग। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने ये पूरी कहानी लिखी। आज हम बात करेंगे उन डिसीजंस की जिसने पूरे एक जनरेशन की तकदीर बदल दी और हम बात करेंगे उन सारे फैक्ट्स की जो बहुत सारे लोग गलत समझते हैं। तो चैप्टर 1 में हम लोग जवाब ढूंढेंगे कि कौन थे वो लोग और उन्होंने किया क्या। पहले बात करते हैं चाइना की, क्योंकि अगर चाइना की स्टोरी को समझना है ना तो एक नाम दिमाग में बैठाना पड़ेगा, वो है डेंग जियोपिंग। लेकिन उससे पहले समझना होगा कि डेंग से पहले चाइना में क्या था। माओ जेडोंग था, एक रेवोल्यूशनरी लीडर जिसको आइडियोलॉजी से प्यार था, प्रैक्टिकली रिजल्ट से भी ज्यादा। माओ का ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958 से लेकर 1962 तक का एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि चाइना को रेपिडली इंडस्ट्रियलाइज करना है, कलेक्टिव फार्मिंग, बैकयार्ड में स्टील प्रोडक्शन, एक ग्रैंड विजन। और रिजल्ट एक ऐसा फेमाइन जिसमें एस्टिमेटेड 30 से 45 मिलियन लोग मारे गए। सोचना भी मुश्किल है कि 30 से 45 मिलियन लोग मारे गए सिर्फ एक पॉलिसी
की वजह से। और इसके बाद आया कल्चरल रेवोल्यूशन यानी कि 1966 से लेकर 1976 तक का टाइम, जिसमें कि चाइना के एजुकेटेड क्लास लोगों को सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय किया गया। यूनिवर्सिटीज बंद, प्रोफेसर और इंजीनियर्स को फार्म पर भेजा गया री एजुकेशन के लिए। कोई भी जो इनसफिशिएंटली रेवोल्यूशनरी लगा उसे प्रोसिक्यूट किया गया। 1976 तक चाइना के पास ऑलमोस्ट कोई भी इंजीनियर नहीं था, कोई भी इकोनॉमिस्ट नहीं था। एक मॉडर्न इकोनॉमी चलाने की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। और ये था वो चाइना जहाँ पे डेंग जियोपिंग ने एंट्री ली। अब डेंग को समझो, ये आदमी आइडियोलॉजिकली प्योर कम्युनिस्ट नहीं था और उसे इस चीज से फर्क भी नहीं पड़ता था। उसका एक बहुत ही फेमस कोट था, इट डजंट मैटर वेदर अ कैट इज ब्लैक और व्हाइट एज लॉन्ग एज इट कैचेस माइस। मतलब बहुत सिंपल था, उसे आइडियोलॉजी से फर्क नहीं पड़ता था, उसे सिर्फ रिजल्ट चाहिए था। और डेंग के लिए रिजल्ट था कि लोग पॉवर्टी से बाहर निकले, इकोनॉमिक ग्रो करे, चाइना वर्ल्ड में सुपर पावर बने। लेकिन एक चीज थी जो डेंग कभी भी छोड़ना नहीं चाहता था, कम्युनिस्ट पार्टी का पॉलिटिकल कंट्रोल। और ये उसका मास्टर स्ट्रोक था कि इकोनॉमिक फ्रीडम दे दो लेकिन पॉलिटिकल पावर अपने कंट्रोल में रखो। उसका सिंपल सा कहना था कि मार्केट फोर्सेस को काम करने दो लेकिन सिर्फ उन स्पेसिफिक एरियाज में जहां हम कंट्रोल कर सकें। और इस सोच से जन्म हुआ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का। 1979 से लेके 1980 में चाइना ने 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, शेंजेन, जुहाई, सांताओ और जाइमेन। ये जोन्स चाइना के कोस्टल एरिया में थे, डेलिबरेटली चूजन, डेलिबरेटली आइसोलेटेड। लेकिन आइसोलेटेड क्यों? क्योंकि डेंग स्मार्ट था, उसे पता था अगर मार्केट फोर्स पूरे चाइना में एक साथ छोड़ दी तो केओस होगा। तो डेंग जियोपिंग ने इस चीज से बचने के लिए एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ इन स्पेसिफिक जोन्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकता है, मार्केट प्राइसेस ऑपरेट कर सकते हैं, बिजनेस डिसीजन गवर्नमेंट परमिशन के बिना हो सकते हैं। और रिजल्ट, शेंजेन एक फिशिंग विलेज जिसमें 1979 में 30,000 लोग रहते थे, एक डिकेड में मिलियन प्लस सिटी बन गई। आज शेंजेन की जीडीपी पर कैपिटा वेस्टर्न यूरोप के कुछ पार्ट्स को कम्पीट करती है। हुआवे, टेंसेंट, डीजीआई सब यहाँ से हैं। एक फिशिंग विलेज, 45 साल और एक डिसीजन। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि पॉलिसी और टाइमिंग अगर सही है ना तो क्या कुछ अचीव किया जा सकता है। लेकिन सेट से पहले भी डेंग ने एक ऐसी चीज की ना जो कि बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है, वो था हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम। आइडिया बहुत सिंपल था, फार्मर्स को अलाउ किया गया कि गवर्नमेंट कोटा पूरा करने के बाद जो भी सरप्लस प्रोड्यूस हो उसे तुम मार्केट में बेच सकते हो। मतलब पहली बार चाइना में फार्मर्स को काम करने का इंसेंटिव मिल रहा था। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत ही बड़ा बूस्ट आया। और इसका डोमिनो इफेक्ट क्या हुआ, जब गांव में प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो लोगों को फार्म पे उतनी जरूरत नहीं रही, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ रूरल वर्कर्स फ्री हो गए। और यही लोग बाद में नए कोस्टल एरियाज की फैक्ट्रीज में पहुंच गए। ये था चाइना के मिरेकल का ओरिजिनल इंजन, क्योंकि जितने भी रूरल वर्कर्स थे वो हंग्री थे, डिसिप्लिन थे, मूवमेंट करने के लिए तैयार थे, जिसने हेल्प किया स्टेट डायरेक्टेड कैपिटल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मीट करने को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में। सिंपल फॉर्मूला, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट। अब वापस आते हैं 87 साल के आदमी पे। 1979 में तियानमेन स्क्वायर हुआ। उस वक्त चाइना ने अपने सिटीजन्स पे क्रैकडाउन किया, जिसकी वजह से इंटरनेशनल बैकलैश आया। पार्टी के अंदर कंजर्वेटिव्स ने कहा रिफॉर्म बहुत ज्यादा हो गया, हमें वापस जाना चाहिए। रिफॉर्म ऑलमोस्ट रुक गए। उसके बाद डेंग ने जो किया उसके बारे में हम बात कर चुके हैं, यानी कि डेंग का 1992 का सदर्न टूर। डेंग 87 साल की उम्र में पर्सनली ग्वांगडोंग के बूमिंग इकोनॉमिक जोन्स पे गए। हाईली पब्लिसाइज्ड विजिट, प्रेस के सामने पूरी पार्टी देख रही थी। और डेंग का मैसेज बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर था, रिफॉर्म का रास्ता इरिवर्सिबल है, जो आगे बढ़ना चाहता है बढ़ता रहे, जिसको आगे नहीं बढ़ना वो रास्ता छोड़े, रास्ते में ना खड़ा रहे। एक आदमी, एक टूर, और चाइना के लिए एक और डिकेड ऑफ एक्सप्लोसिव ग्रोथ का दरवाजा खुल गया था। ये होती है लीडरशिप, ये होती है टाइमिंग। अब आते हैं इंडिया पे। यहाँ की स्टोरी थोड़ी अलग है, थोड़ी स्लो है, थोड़ी पेनफुल है, लेकिन फैसिनेटिंग भी है। साल 1947 में इंडिया आजाद हुआ और जो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। एक विजनरी, एक इंटेलेक्चुअल, एक इंसान जिसने जेन्युइनली अपने देश के लिए बेस्ट चाहा था। नेहरू का मॉडल था स्टेट डायरेक्टेड इकोनॉमी इंस्पायर्ड बाय फेवियन सोशलिज्म। थोड़ा बहुत सोवियत प्लानिंग से इन्फ्लुएंस था और साथ ही में सेल्फ रिलायंस पर फोकस था। द आइडिया वाज नोबल, गवर्नमेंट हैवी इंडस्ट्रीज बिल्ड करेगी, प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल में रहेगा, मोनोपोली प्रिवेंट होगी, इक्विटेबल डेवलपमेंट होगा। बट द इम्प्लीमेंटेशन वाज नॉट गुड। यार देखो, जब भी कोई उस टाइम बिजनेस करना चाहता था, फैक्ट्री लगानी है तो गवर्नमेंट परमिशन लो, प्रोडक्शन बढ़ाना है गवर्नमेंट परमिशन लो, प्राइस सेट करनी है गवर्नमेंट परमिशन लो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है गवर्नमेंट परमिशन लो। और उस टाइम इस सिस्टम को नाम दिया गया लाइसेंस राज। और इस सिस्टम में एक चीज ब्रीड हुई जो कि इकोनॉमिकली कैंसर की तरह थी, रेंट सीकिंग, करप्शन, इनएफिशिएंसी। और हाल ये हो गया कि एंटरप्रेन्योर्स को ये सोचने का टाइम ही नहीं मिला कि खुद का प्रोजेक्ट कैसे बेटर बनाए। उस टाइम उनका सारा ध्यान रहता था कि कौन सी बाबू कौन सी फाइल रोक रहा है, उसको कैसे मनाया जाए। और भाई ये चीज 40 साल तक चली, यानी कि 4 डिकेड तक इंडिया एक ही जगह पर रुका रहा, आगे बढ़ ही नहीं पाया। देखो चाइना में जो रिफॉर्म आई ना वो एक विजनरी लीडरशिप की वजह से आई, क्योंकि उस वक्त एक लीडर ने डिसाइड कर लिया था कि चेंज करना है तो चेंज करना है, दैट्स इट। और वहीं पे इंडिया में रिफॉर्म आई क्राइसिस की वजह से, जब कोई भी रास्ता नहीं बचा। साल था 1991, एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिजास्टर एक साथ आई। सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर और एड डोनर गॉन, गल्फ वॉर, ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट, इंडिया का इंपोर्ट बिल मैसिव, ईयर्स ऑफ पॉपुलिस्ट स्पेंडिंग, फिस्कल डिफिसिट इनॉर्मस। और रिजल्ट, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना ज्यादा कम हो गया कि 2 हफ्ते के इंपोर्ट भी कवर नहीं हो पाते थे। लेकिन ये तो सिर्फ नंबर है, असली ह्यूमिलेशन क्या है मैं बताता हूँ। गवर्नमेंट ने फिजिकली 67 टन ऑफ गोल्ड को एक एयरक्राफ्ट में लोड करके बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड को प्लेस किया इमरजेंसी लोन के लिए। सोचना 67 टन ऑफ गोल्ड रातों रात प्लेन में लोड करके रवाना कर दिया गया। हर इंडियन जिसने न्यूज़पेपर पढ़ा वो जानता था कि ये एक नेशनल ह्यूमिलेशन है, जिसमें क्लियरली दिख रहा था कि सिस्टम फेल हो गया है। और इस क्राइसिस ने एक और इंसान को सेंटर स्टेज पे लाया, वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, फाइनेंस मिनिस्टर।
डॉक्टर मनमोहन सिंह ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड इकोनॉमिस्ट थे, क्वाइट सॉफ्ट स्पोकन, सूट में हमेशा ब्लू पगड़ी। जुलाई 1991 में उन्होंने इंडिया का बजट पार्लियामेंट में पेश किया और वो सिर्फ एक बजट नहीं था, वो पूरा एक रेवोल्यूशन था। एक ही रात में मोस्ट ऑफ गुड्स के लिए इंपोर्ट लाइसेंसिंग खत्म, फैक्ट्रीज के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग खत्म, गवर्नमेंट परमिशन गॉन, टॉप इनकम टैक्स रेट्स रिड्यूस्ड, की सेक्टर्स में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओपन हुआ, रुपी डिवैल्यूड मार्केट रिफ्लेक्टिव लेवल्स पे। 40 साल की ब्यूरोक्रेटिक आर्किटेक्चर एक ही बजट में खत्म। ये था इंडिया का डैंग जायोपिंग मूवमेंट, लेकिन 13 साल लेट, और वो 13 साल हम आगे देखेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ही एक्सपेंसिव रहा। लेकिन उससे पहले एक और फंडामेंटल चीज को समझो, दोनों देश का जो गवर्नेंस डीएनए है वो अलग है, बिल्कुल ही अपोजिट। चाइना सिंगल पार्टी स्टेट, सेंट्रल कंट्रोल, बीजिंग डिसाइड करता है हाईवे बनेगी, पोर्ट बनेगा, फैक्ट्री लगेगी, और वही होता भी है। लैंड एक्विजिशन महीनों में, लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेट होती है और स्पीड अनमैच्ड। इंडिया फेडरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज, हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट, अपनी पॉलिसीज, अपने लेबर लॉज, अपने लैंड लॉज, सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है, प्रेस फ्री है, सिविल सोसाइटी वोकल है। एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वायरमेंटल हियरिंग्स होती है, लैंड एक्विजिशन चैलेंजेस होते हैं, लेबर डिस्प्यूट्स होते हैं, पॉलिटिकल अपोजिशन होता है, कोर्ट चैलेंजेस होते हैं, और ये जेन्युइनली स्लो है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया की ग्रेटेस्ट लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ भी है। इसका मतलब है गलत डिसीजंस करेक्ट होते हैं, लीडर्स अकाउंटेबल होते हैं, और वर्स्ट एक्सेसेस जो कि अथॉरिटियन सिस्टम में होते हैं वो यहाँ पे आके रुक जाते हैं। और हम मिलकर इसके इम्प्लीकेशन चैप्टर 3 में बहुत ही ज्यादा डीपली समझेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं डेटा की, क्योंकि चाइना और इंडिया के कंपैरिजन में कुछ मिथ इतने ज्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीट होने लगते हैं ना कि लोगों को झूठ भी सच लगने लगता है। आज मैं और आप मिलकर 3 मिथ्स की धज्जियां उड़ाएंगे। सबसे कॉमन आर्गुमेंट ये है, देखो चाइना को अथॉरिटियन सिस्टम में ग्रोथ फास्टर होती है, डेमोक्रेसी स्लो है, डेवलपमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग हैंड चाहिए। और हाँ, अगर 1978 से लेकर 2010 का डेटा देखो ना, तो भाई चाइना ने इंडिया के ग्रोथ रेट से डबल रेट से ग्रो किया है, और डेटा इस चीज को सपोर्ट भी करता है। लेकिन 2010 के बाद पिक्चर ड्रामेटिकली कॉम्प्लिकेटेड हो गई। इंडिया भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, 6.6 प्रोजेक्टेड ग्रोथ 2025-26 के लिए, और चाइना 4.8% to 5%। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, चाइना के अथॉरिटियन मॉडल का कॉस्ट अब दिख रहा है, जैसे कि 1 चाइल्ड पॉलिसी, एजिंग पॉपुलेशन, ज्यादा रिटायरीज, कम वर्कर्स, प्रॉपर्टी डेट बबल एवरग्रांडे कोलैप्स, डजन्स ऑफ डेवलपर्स गॉन, जीरो कोविड पॉलिसीज, पैसिव इनकम डैमेज, मैसिव इकोनॉमिक डैमेज, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉयड, इनोवेशन इकोसिस्टम कंस्ट्रेटेड बाय पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखो डेमोक्रेसी ने भले इंडिया को स्लो स्टार्ट दिया, बट इट आल्सो प्रिवेंटेड वर्स्ट डिजास्टर। मिथ नंबर 1 बस्टेड। चाइना तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सब कंट्रोल करती है, लेकिन भाई 1975 में ये सच था, लेकिन 2025 में ये सच नहीं है। डैंग की रिफॉर्म के बाद चाइना जनरली कम्युनिस्ट इकोनॉमी नहीं रहा, लेकिन अगर चाइना में ये नहीं है तो क्या है? इसका एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है स्टेट कैपिटलिज्म, प्राइवेट इंटरप्राइज अलाउड है, इनकरेज्ड भी है। अलीबाबा, टेंसेंट, हुआवे ये प्राइवेट कंपनीज हैं, लेकिन स्टेट की सेक्टर्स में डिसेसिव इन्फ्लुएंस रखती है। स्टेट ओन बैंक्स कैपिटल एलोकेट करते हैं, और इसका नतीजा ये होता है जब भी गवर्नमेंट चाहती है प्राइवेट सेक्टर में इंटरवीन कर सकती है। एक एग्जांपल देता हूँ, सब कुछ समझ में आ जाएगा। 2021 याद है? अलीबाबा पर क्रैकडाउन, डीडी का आईपीओ ब्लॉक, एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड। सोचो जैक मा, चाइना का रिचेस्ट पर्सन, एक स्पीच के बाद महीनों के लिए गायब हो गया। ये है गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस, और ये कम्युनिज्म नहीं है, ये है स्टेट कैपिटलिज्म, जिसमें किसी का भी ऑपरेटिंग लाइसेंस हमेशा कंडीशनल होता है। मिथ नंबर 2 बस्टेड। इंडिया आईटी वाला कंट्री, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती है, ये आउटडेटेड है भाई, बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड। और हाँ, ये बात सच है कि इंडिया का आईटी सेक्टर और बीपीओ सेक्टर ग्लोबली बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेटेड है। एक इंग्लिश स्पीकिंग हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल क्लास को क्रिएट किया उसने, जो कि इंडिया के ग्रेटेस्ट एसेट में से एक है। लेकिन सवाल तो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रहा है? PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ये प्रोग्राम 2020 में लॉन्च हुआ 14 की सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। और इसका रिजल्ट रुको एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। एप्पल आईफोन इंडिया में एस्टिमेटेड 14 से 25% ऑफ ऑल आईफोन्स ग्लोबली प्रोड्यूस करता है। फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सब इंडिया में मेजर फैसिलिटीज ऑपरेट कर रहे हैं। एप्पल आईफोन इंडिया में बन रहा है, ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। अगर दुनिया की मोस्ट डिमांडिंग कंज्यूमर टेक्नोलॉजी कंपनी इंडिया से मैन्युफैक्चर कर सकती है तो कोई भी कर सकता है। ये है चाइना +1 के स्ट्रेटेजी का सबसे विजिबल एग्जांपल, और ये एक्सेलरेट हो रही है। मिथ 3 बस्टेड। एक फिशिंग विलेज, 30,000 लोग, मछलियां, खेत, समंदर, और आज की डेट पे वहाँ 17 मिलियन लोग रहते हैं। वहाँ हुआवे का हेडक्वार्टर है, वहाँ टेंसेंट का हेडक्वार्टर है, दुनिया की नंबर 1 ड्रोन कंपनी DJI वहीं से है। उस विलेज की GDP पर कैपिटा आज वेस्टर्न यूरोप के कई शहरों से कम्पीट करती है। 45 साल, एक डिसीजन, एक जगह। ये जगह थी शेंजन, और दूसरी तरफ थी एक इंडियन सिटी जो अपने खूबसूरत वेदर और गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए जानी जाती थी, और ये अचानक बन गई दुनिया की टेक कैपिटल। मैं बात कर रहा हूँ बैंगलोर की, जहाँ एक टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स ऑफिस ने 1984 में एक सीड क्रिस्टल प्लांट किया, और उस क्रिस्टल के अराउंड एक पूरा इकोसिस्टम क्रिस्टलाइज हो गया। और चैप्टर 2 में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे, कब हुआ ये सब, कहाँ हुआ ये सब, और वो एग्जैक्ट टर्निंग पॉइंट्स कौन से थे जब हिस्ट्री ने अपना रुख बदला। तो
तो चलिए चलते हैं पहले उस एरा में जब दोनों देश एक ही जैसे पॉवर्टी में थे। 1947 में इंडिया आजाद हुआ। नेहरू का विजन था मिक्स इकोनॉमी, स्टेट डायरेक्टेड हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोटेक्टेड प्राइवेट सेक्टर और सेल्फ रिलायंस। देखो नेहरू जी का इंटेंशन बहुत नोबल था और देश के लिए जेन्युइन लव था, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ उल्टा आया। इकोनॉमिक्स ने एक टर्म दिया इस एरा को, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। इकोनॉमिस्ट राजकृष्णन ने 1978 में एक टर्म कॉइन किया इंडिया की क्रोनिक जीडीपी ग्रोथ रेट को डिस्क्राइब करने के लिए, अप्रोक्सीमेटली 3.5% एनुअली। सुनने में बुरा नहीं लगता ना कि 3.5% एनुअली, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पॉपुलेशन भी ग्रो कर रही थी उसी स्पीड से, मतलब पर कैपिटा इनकम एसेंशियली स्टैग्नेंट। डिकेड आफ्टर डिकेड भी लोगों की जिंदगी बेटर नहीं हो रही थी। और चाइना की स्टोरी इस पीरियड में और भी डार्क है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958 से लेकर 1962 तक का वक्त, माओ का ग्रेट एक्सपेरिमेंट, 30 से 45 मिलियन लोग मारे गए फेमाइन में। फिर कल्चरल रेवोल्यूशन 1966 से लेकर 1976 तक का वक्त, यूनिवर्सिटीज बंद, प्रोफेसर्स और इंजीनियर्स को फार्म भेजा गया काम करने के लिए, इंटेलेक्चुअल क्लास सिस्टमेटिकली खत्म हो गई। मतलब हाल ये हो गया था कि 1976 तक चाइना के पास कोई भी ट्रेंड प्रोफेशनल्स नहीं थे। ये था स्टार्टिंग पॉइंट दोनों कंट्रीज का अंधेरे में। लेकिन यहाँ एक आयरनी है, पेनफुल और क्रूल आयरनी। चाइना की ट्रेजेडी इतनी ज्यादा बड़ी थी ना कि उसने रिफॉर्म के लिए एक पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट कर दिया, क्योंकि माओ के रूल के बाद कुछ भी बेटर था, कोई भी चेंज वेलकम था। इसीलिए जब डैंग पावर में आया तो उसको रेजिस्ट करने के लिए किसी के पास एनर्जी बची ही नहीं थी। और इंडिया में कभी भी इतनी बड़ी कोई ट्रेजेडी नहीं आई। और यही वजह है कि 40 साल तक लाइसेंस राज इंडिया में चलता रहा, किसी ने उसे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि किसी ने सही कहा है, कभी कभी क्राइसिस ही क्योर होती है। 1978 में डैंग के रिफॉर्म शुरू होते हैं। हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एक्सप्लोर्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स 1979 से लेकर 1980 तक, शेनज़ेन, जुहाई, सेंटाओ, जाइमेन। और फिर वो एक चीज होती है जो इकोनॉमिक्स की किताबों में गोल्डन एग्जांपल की तरह छप गई। शेनज़ेन 1979 एक फिशिंग विलेज, 30,000 लोग, एक डिकेड बाद मिलियन प्लस सिटी। आज शेनज़ेन तकरीबन 17 मिलियन लोगों का मेट्रोपोलिटन एरिया है, जहाँ पे फैक्ट्रीज है, हाईवेज है, पोर्ट्स है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जॉब्स है, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ रूरल चाइनीज वर्कर्स हैं जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म की वजह से फ्री हुए थे, वो इस कोस्टल मशीन में आ गए। अब सवाल उठता है इंडिया उस टाइम क्या कर रहा था? तो इंडिया कुछ खास नहीं कर रहा था। लाइसेंस राज इंटैक्ट था, इंपोर्ट ड्यूटी दुनिया में सबसे ज्यादा यही लग रही थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना के बराबर थी, इंडस्ट्री प्रोडक्शन को बहुत ही ज्यादा रेगुलेट किया जाता था। एट दैट टाइम इंडियाज इकोनॉमी वाज नॉट कोलैप्सिंग, इट वाज ग्रोइंग स्टेडली एट मॉडेस्ट रेट, लेकिन इट वाज अटरली फेलिंग टू रेप्लिकेट चाइनाज एक्सप्लोसिव पॉवर्टी रिडक्शन। 1991 तक चाइना ने अपना एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग मशीन बिल्ड कर लिया था, इंफ्रास्ट्रक्चर फाउंडेशंस ले हो गई थी, सप्लाई चेन रिलेशनशिप ऑलरेडी स्टेब्लिश हो गई थी, और उस वक्त तक इंडिया ने शुरुआत भी नहीं की थी। मतलब वो 13 साल का गैप अब एक जनरेशन के गैप में कन्वर्ट हो गया। और अब आता है 1991। हमने चैप्टर 1 में इसको ऊपर ऊपर समझा था, लेकिन अब वक्त आ गया कि आप इसको बहुत ज्यादा डीपली समझें। देखो सोवियत यूनियन कोलैप्स हो रहा था, मतलब कि इंडिया का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था ना, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। गल्फ वॉर की वजह से ऑयल के जो प्राइसेस थे वो स्काई रॉकेट हो रहे थे, इंपोर्ट बिल बहुत ही ज्यादा मैसिव था, और जो रुपए पे कॉन्फिडेंस था वो क्रश हो रहा था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के तो ये हाल हो गए थे कि 2 हफ्ते की भी इंपोर्ट कवर नहीं कर पा रहे थे। और फिर वही काम हुआ जो आज तक किसी इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं किया था। 67 टन ऑफ गोल्ड को रात में एयरक्राफ्ट में लोड किया गया। बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड को प्लेस किया गया इमरजेंसी लोन के लिए। 67 टन ऑफ गोल्ड, अपने ही देश का सोना गिरवी रख दिया सरकार ने। हर इंडियन जिसने ये न्यूज पढ़ा वो अंदर से टूट गया। ये एक ऐसी ह्यूमिलेशन थी जो नंबर से डिस्क्राइब नहीं होती, और इसी ह्यूमिलेशन ने मनमोहन सिंह के हाथ में एक पॉलिटिकल मैंडेट दे दिया जो शायद कभी किसी और को ना मिलता। जुलाई 1991 का वो बजट जिसने एक ही रात में लाइसेंस राज को काफी हद तक खत्म कर दिया, इंपोर्ट लाइसेंसिंग को खत्म कर दिया, इंडस्ट्रियल लाइसेंस को खत्म कर दिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ओपन हुई और रुपी डिवैल्यूड हुई। इंडिया का लिबरेशन लेट भले ही 13 साल लेट था, लेकिन फाइनली हुआ। लेकिन अब यहाँ एक और चीज नोट करो जो की बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग है। मनमोहन सिंह ने 1991 में IT सेक्टर को प्लान नहीं किया था, ना ही कोई IT मिनिस्ट्री थी। बेंगलोर को टेक हब बनाने का कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं था। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि बेंगलोर टेक हब बना कैसे? तो ये हुआ स्पॉन्टेनियसली। लिबरलाइजेशन के बाद इकोसिस्टम ने खुद को बिल्ड किया। इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स इंडिया के पास थी। IIT कॉलेज से बहुत ही अच्छे इंडियन इंजीनियर्स बाहर निकल रहे थे। सिलिकॉन वैली में इंडियन इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ रही थी। Y2K प्रॉब्लम 1999 से लेकर 2000 तक में सॉफ्टवेयर सर्विसेज की ग्लोबल डिमांड एक्सप्लोड हुई, और बेंगलोर इस बार सही जगह पे सही टाइम पे था। ये होता है मार्केट का जादू। जब चेंज हटी तो ग्रोथ ने अपना रास्ता खुद ढूंढ लिया। फिर आता है 2001 जब चाइना ज्वाइन करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था जो चाइना को फास्ट ग्रोइंग डेवलपिंग इकोनॉमी से वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड में कन्वर्ट कर गया। WTO मेंबरशिप का डील बहुत ही ज्यादा सिंपल था। चाइना अपने टैरिफ्स रिड्यूस करेगा और मार्केट ओपन करेगा। इन रिटर्न चाइना को डेवलप्ड नेशंस के मार्केट्स में गारंटीड एक्सेस मिलेगा, और इसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है। 2001 से 2010 के बीच चाइना के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट शेयर रफली डबल हो गया। समझ रहे हो, 7% से बढ़ के 18% पहुंच गया। एक्सपोर्ट की ग्रोथ इकोनॉमी की ग्रेविटी को डिफाई करते हुए लग रही थी, और चाइना की ये एक्सपोर्ट अर्निंग एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम फंड करने में गई। हजारों किलोमीटर के हाईवे बने, रेल नेटवर्क बना, पोर्ट्स बने, एयरपोर्ट्स बने। मतलब एक ही डिकेड में चाइना ने अपने पूरे लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म कर दिया। और इंडिया भी ग्रोथ कर रहा था 7 to 8% एनुअली मिड 2000s में। IT बूम हो रहा था, मिडिल क्लास बढ़ रहे थे, लेकिन इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अंडर डेवलप्ड था। जो चीज चाइना के पास था ना, वो इंडिया के पास नहीं था। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि लैंड एक्विजिशन लॉज कॉम्प्लेक्स थी, लेबर रेगुलेशन टैंगल थे, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर खराब थी, करप्शन बहुत ही ज्यादा थी। इंडिया उस वक्त सर्विस के मामले में तो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही ज्यादा पीछे था।
और फिर 2015 के बाद दुनिया बदलना शुरू हुई। यूएस और चाइना के बीच जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ट्रेड वॉर, टेक्नोलॉजी रेस्ट्रिक्शन, सप्लाई चेन डीकपलिंग। कंपनीज जो कि पूरी तरह चाइना पे डिपेंडेंट थी, उन्होंने रियलाइज किया हम एक ही बास्केट में इतने सारे एग नहीं रख सकते। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी बोर्ड रूम इंपरेटिव बन गई और इसका डायरेक्ट फायदा मिलता है बांग्लादेश को, वियतनाम को, मैक्सिको को और इंडिया को। लेकिन इंडिया का इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो है स्केल। कोई दूसरा कंट्री चाइना जैसा लेबर फोर्स डेप्थ ऑफर नहीं कर सकता। कंबाइंड विद रूल ऑफ लॉ, इंग्लिश लैंग्वेज, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। इंडिया की प्रोजेक्टेड ग्रोथ 6.6% फॉर 2025 to 26, चाइना की 4.8% to 5%। इंडिया दुनिया की सबसे फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी है। यूपीआई 100 बिलियन ट्रांजेक्शन इन 2023, दुनिया का कोई भी रिटेल पेमेंट सिस्टम ये नहीं कर पाया। पीएलआई स्कीम 14 सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग पुश, एप्पल आईफोन्स इंडिया में बन रहे हैं। वही विंडो जो 1978 में चाइना के लिए खुली थी, आज वही इंडिया के सामने खड़ी है। अब बात करते हैं उन स्पेसिफिक जगहों की जहाँ पे ये मिरेकल्स हुए। मैं अभी जो आपको बताने जा रहा हूँ रिपीटेटिव जरूर लगेगा, लेकिन इसको आपको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करो एक खूबसूरत सा विलेज है समंदर के पास, पर्ल रिवर डेल्टा पे। वहाँ पे चारों तरफ राइस फील्ड्स हैं, फिशिंग बोट्स है, लाइफ बहुत ही ज्यादा सिंपल है। और 1979 का पॉपुलेशन सिर्फ 30,000 है। अब अपनी आंखें खोलो, 2025 में पॉपुलेशन पहुंच गई एस्टिमेटेड 13 to 17 मिलियन। ग्लास टावर्स, इल्यूमिनेटेड स्काई लाइन्स, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स, टेक्नोलॉजी कैंपसेस, हुआ कांगबे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, शायद दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का डेंसेस्ट कंसंट्रेशन, ग्लोबल एपिसेंटर ऑफ द हार्डवेयर प्रोटोटाइपिंग। ये शेंजन है, एक फिशिंग विलेज जो कि 45 साल में एक इम्पॉसिबल सिटी बन गई। लेकिन शेंजन की ये स्पीड एक प्राइस पे आई। लैंड एक्विजिशन ने कम्युनिटीज डिस्प्लेस की बिना रिसोर्सेज के, लेबर कंडीशंस जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में टॉलरेट नहीं होती, स्टेट डायरेक्शन ऑफ कैपिटल जो मार्केट सिग्नल्स इग्नोर करता था। रिजल्ट रियल थे, ट्रांसफॉर्मेटिव थे। मिलियंस ऑफ लोग फैक्ट्री वेजेस पे आगे पॉवर्टी से निकल के। लेकिन कॉस्ट जो कभी ग्रोथ स्टैटिस्टिक्स पे नहीं दिखते वो भी रियल थे। ये है डेवलपमेंट मॉडल का सच, कोई भी लंच फ्री नहीं होता है। अब आते हैं इंडिया पे, इंडियाज इक्विवेलेंट टू शेंजन। और ये कोई मैन्युफैक्चरिंग सिटी नहीं है, ये है एक नॉलेज क्लस्टर। मैं बात कर रहा हूँ बैंगलोर और हैदराबाद की। 1991 से पहले बैंगलोर एक अनरिमार्केबल प्रोविंशियल कैपिटल था और बैंगलोर स्पेशली जाना जाता था अपने प्लेजेंट वेदर के लिए और कुछ पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट्स के लिए। लेकिन बैंगलोर में ऐसा क्या खास था कि वो इंडिया का टेक्नोलॉजी कैपिटल बन गया? दिल्ली और मुंबई क्यों नहीं? उसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं। उसकी वजह है कि बैंगलोर में इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत सारे थे, आईआईटी पाइपलाइन फीड हो रहा था, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर थी, माइग्रेशन कंफर्टेबल थी और कर्नाटका गवर्नमेंट रिलेटिवली वेलकमिंग थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और फिर आता है 1984 जब एक कंपनी ने बैंगलोर में अपना एक ऑफिस खोला, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स बैंगलोर में, इंडिया का पहला डेवलपमेंट सेंटर। एक सीड क्रिस्टल और उस क्रिस्टल के अराउंड एक पूरा इकोसिस्टम क्रिस्टलाइज हो गया। इन्फोसिस, विप्रो और फिर अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। कोई प्लान नहीं था, कोई मिनिस्ट्री नहीं थी, बस एक सीड और एक फर्टाइल ग्राउंड। लेकिन बैंगलोर की ग्रोथ भले ही एक्सीडेंटल थी, बट हैदराबाद के केस में ऐसा नहीं है। 1990s में हैदराबाद के चीफ मिनिस्टर थे चंद्रबाबू नायडू, एक डायनेमिक एम्बिशियस लीडर जो कि जानते थे टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। चंद्रबाबू नायडू ने बिल्ड किया हाईटेक सिटी, एक प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्लस्टर, रिलायबल पावर, फाइबर कनेक्टिविटी, मॉडर्न फैसिलिटीज, एक कॉर्पोरेट पार्क स्पेशली डिजाइन टू अट्रैक्ट ग्लोबल टेक कंपनीज। और इसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आया। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, हंड्रेड्स ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज मेजर डेवलपमेंट सेंटर हैदराबाद में ही है। ये था एक स्टेट लेवल लीडर का विजन जो पूरे फेडरल सिस्टम के फ्रस्ट्रेशन के बावजूद काम आया। और इससे लेसन क्या मिलता है? जब इंडिया में भी एक सही लीडर सही विजन के साथ आता है ना तो मिरेकल्स होते हैं। तो चैप्टर 2 में हमने समझा कि टाइमिंग बहुत ही ज्यादा मैटर करती है, जियोग्राफी भी मैटर करती है, टर्निंग पॉइंट्स रियल होते हैं। और अब चैप्टर 3 में हम जाएंगे सबसे डीप क्वेश्चंस पे, क्यों आखिर चाइना और इंडिया ने अपने पाथ को डाइवर्स किया और प्रैक्टिकली क्या इंडिया इस गैप को फिल कर सकता है। ये क्वेश्चन सिर्फ एकेडमिक नहीं है, ये क्वेश्चन आपके और मेरे फ्यूचर के बारे में है। एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, अगर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एक सिस्टम जो इनक्रेडिबली फास्ट ग्रो करता है, डिकेड्स में पॉवर्टी खत्म करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरनाइट बिल्ड करता है, लेकिन आपको वोट करने का राइट नहीं है, आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं है और एक दिन गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आपके पास एक से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे। ऑप्शन बी एक सिस्टम जो स्लो ग्रो करता है, मेसी है, फ्रस्ट्रेटिंग है, आपका नेता कभी कभी बेवकूफ लगता है, लेकिन आपके पास चॉइस है, उसको कुर्सी से हटा सकते हैं, कोर्स इंडिपेंडेंट है, प्रेस फ्री है और कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि आपको कितने बच्चे पैदा करने चाहिए। आप इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? ये कोई फिलोसफिकल क्वेश्चन नहीं है, ये इंडिया और चाइना की रियल स्टोरी है। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर 3 व्हाई एंड हाउ। जो सबसे पहला और अंडररेटेड रीजन है ना वो है टाइमिंग। चाइना ने 1978 में सीरियस मार्केट रिफॉर्म शुरू किए और इंडिया में कंपेरेबल लिबरलाइजेशन हुआ 1991 में। 13 साल का फर्क, लेकिन 13 साल में आखिर क्या ही होता है? डेवलपमेंट और इकोनॉमिक्स में बहुत कुछ हो जाता है 13 साल में। 1980s और 1990s ये थे गोल्डन डिकेड्स ऑफ लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये वो विंडो थी जब एशियन टाइगर इकोनॉमी जैसे कि साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर ने अपनी फाउंडेशन बिल्ड की थी। उस टाइम ग्लोबल कॉर्पोरेशन एक्टिवली लो कॉस्ट प्रोडक्शन लोकेशन ढूंढ रहे थे और चाइना उस विंडो के लिए परफेक्टली तैयार था। इंडिया उस विंडो के लिए बहुत ही ज्यादा लेट आया और जब तक इंडिया इस चीज में आया चाइना इतना ज्यादा डोमिनेट कर चुका था कि इसमें कंपटीशन लेना इंडिया के लिए जैसे नामुमकिन सा हो गया था। सोचना 13 साल एक जनरेशन का इकोनॉमिक डेस्टिनी तय कर गया। देखो यहाँ पे ये कहना सही नहीं है कि इंडिया कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन ये समझना जरूरी है कि टाइमिंग का कॉस्ट बहुत ही ज्यादा रियल होता है, टाइमिंग की वैल्यू बहुत ही ज्यादा रियल होती है और सबसे बड़ी बात ये इरिवर्सिबल होती है, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज की विंडो होती है ना वो हमेशा नहीं खुली रहती है, कुछ टाइम के लिए खुलती है, उसको तुम्हें ग्रैब करना होगा नहीं तो फिर से बंद हो जाती है। दूसरा बिगेस्ट
बिगेस्ट फैक्टर है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो एक एग्जांपल दे रहा हूँ बहुत सिंपल सा। एक फैक्ट्री ग्वांगडोंग में है, कंपोनेंट्स मल्टीपल एशियन कंट्रीज से आते हैं, असेंबली होती है, फिनिश गुड तैयार होते हैं, उसके बाद कंटेनर शिप पे लोड होते हैं शेंझेन या ग्वांगझाओ के पोर्ट से, और कुछ दिन में ये ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंच जाते हैं और चाइना हाईली रेवेन्यू जनरेट करता है। ये लॉजिस्टिक एफिशिएंसी फाउंडेशन है उस पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन का, जिसने मॉडर्न स्मार्टफोन, लैपटॉप्स और फ्लैट टीवी स्क्रीन बनाई। अगर पिछले 40 साल का चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो ना तो बहुत ही ज्यादा रैपिडली ग्रो हुआ है। चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ओवर 40 साल बहुत ही ज्यादा ह्यूज रहा है। रोड्स, रेल, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ब्रॉडबैंड, सब कुछ, और वो भी स्टेट डायरेक्शन से, फास्ट, एफिशिएंट, विदाउट जुडिशियल डिलेज। लेकिन वहीं पे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर गैप रियल था। लेकिन ऐसा क्यों? पार्टी गवर्नेंस मॉडल की वजह से। क्योंकि डेमोक्रेसी में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। एक हाईवे बनाना है, थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल लैंड ओनर से नेगोशिएट करो, कोर्ट चैलेंजेस सर्वाइव करो, एनवायरमेंटल रिव्यू सेटिस्फाई करो, पॉलिटिकल अपोजिशन हैंडल करो, कम्युनिटी जो कॉस्ट बियर करती है उनको एड्रेस करो। और चाइना ने सिंपल लोग हटा दिए, बात ही खत्म। लेकिन भाई यहाँ पे गुड न्यूज है, इंडिया ने ये गैप फिल करना बहुत तेजी से शुरू कर दिया है। 2014 में हाईवे कंस्ट्रक्शन का पेस था रफली 12 किलोमीटर पर डे, लेकिन 2023 में वो पेस हो गई 28 किलोमीटर से भी ज्यादा पर डे, मोर देन डबल इन लेस देन अ डिकेड। और बात यही भी खत्म नहीं होती, पोर्ट कैपेसिटी भी एक्सपेंड हुई। सोलर एनर्जी, इंडिया अब दुनिया का लार्जेस्ट सोलर मार्केट में से एक है। देखो चाइना के कंपैरिजन में गैप अभी भी बहुत ज्यादा है, बट धीरे धीरे कवर हो रहा है। तीसरा फैक्टर ह्यूमन कैपिटल और एजुकेशन। चाइना ने बहुत ही जल्दी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था लोगों को बेसिक एजुकेशन देने में, और बेसिक एजुकेशन के साथ साथ चाइना ने लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि चाइना के पास वो वर्कफोर्स आ गई जिसकी ग्लोबल मार्केट में बहुत ही ज्यादा डिमांड थी। डिसिप्लिन, टेक्निकल कॉम्पिटेंस, फैक्ट्री रेडी स्किल्स। और चाइना ने एक और चीज बहुत बेहतरीन की थी, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन। पोस्ट माओ चाइना ने फीमेल्स को इंकरेज किया काम करने के लिए, जिसकी वजह से हुआ ये कि जो चाइना का फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन था वो 60% पहुंच गया, और इंडिया की सिर्फ 25 से 30%। ये नंबर शायद इंडिया की इकोनॉमी के सबसे अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज में से एक है। और अगर इंडिया इस नंबर को 50% तक भी बढ़ा ले जाए ना तो इंडिया के पास एक ऐसा वर्कफोर्स होगा जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब समझते हैं इंडिया की एजुकेशन स्टोरी। एक एंड पे वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स है, IIT ग्रेजुएट्स है, IT प्रोफेशनल्स है, ग्लोबली कम्पिटिटिव है, और वहीं पर अगर दूसरे एंड पे देखो ना तो हंड्रेड्स ऑफ मिलियन पीपल्स ऐसे भी हैं जिन्होंने स्कूल फंक्शनल लिटरेसी या न्यूमरेसी के बिना छोड़ा। ये डिस्ट्रीब्यूशन IT सर्विस के लिए परफेक्ट थी, जिसको नैरो पीक ऑफ एक्सीलेंस चाहिए थी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए ब्रॉड बेस ऑफ मॉडरेटली स्किल्ड वर्कर्स चाहिए होती है, और वो बेस इंडिया के पास नहीं थी लेकिन चाइना के पास भरपूर थी। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, क्या कम्युनिस्ट बेटर ग्रोथ प्रोड्यूस करता है? इसका अगर शॉर्ट आंसर दूं तो शॉर्ट टर्म में हाँ, और लॉन्ग टर्म में पिक्चर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। देखो चाइना का अथॉरिटेरियन मॉडल का रियल कॉस्ट, वन चाइल्ड पॉलिसी 1980 से लेकर 2015 इंप्लीमेंट किया, और ये हुआ एफिशिएंसी के साथ जो सिर्फ अथॉरिटेरियन स्टेट अचीव कर सकता है। और इसका रिजल्ट चाइना की पॉपुलेशन इज एजिंग रैपिडली, राइजिंग डिपेंडेंसी रेशियो, ज्यादा रिटायरीज पर वर्किंग एज एडल्ट, जो कि डिकेड्स तक इकोनॉमिक ग्रोथ पे वेट डालेगा। प्रॉपर्टी सेक्टर बबल, स्टेट ने इनॉर्मस इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट किया प्रॉपर्टी में एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू फॉरेन पॉपुलेशन विच कुडंट इन्वेस्ट अब्रॉड, और इसका रिजल्ट क्या हुआ? डेट एस्टिमेटेड 100% ऑफ डेवलपर रेवेन्यूज, एवरग्रैंड कोलैप्स, डजन्स ऑफ डेवलपर्स गॉन, फाइनेंशियल रिस्क स्टिल रिवर्बेटिंग। उसके बाद भाई चाइना में हुआ जीरो कोविड पॉलिसीज 2020 से 2022 तक। इसको चाइना ने इंप्लीमेंट किया बहुत ही ज्यादा अच्छे से, बहुत ही ज्यादा पावर से, लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ? इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा डैमेज हुई, कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय हो गया, और वो इफेक्ट्स अभी भी दिख रहे हैं। और इंडिया ने भाई इस डिजास्टर को बहुत अच्छे से मैनेज किया। कोई इंडियन ग्रेट लीप फॉरवर्ड नहीं हुआ, कोई कल्चरल रेवोल्यूशन नहीं हुआ, कोई भी वन चाइल्ड पॉलिसी नहीं है। हालांकि एक इमरजेंसी हुई थी 1975 से 1977 में, ये था इंदिरा गांधी का ब्रीफ अथॉरिटेरियन एक्सपेरिमेंट, जो कि खत्म हुआ बैलेट बॉक्स पे। चाइनीज सिटीजंस के पास कोई भी इक्विवेलेंट रिसोर्सेज नहीं है। डेमोक्रेसी सैक्रिफाइस सम स्पीड फॉर रेजिलियंस एंड ह्यूमन डिग्निटी। ऑन द अदर हैंड अथॉरिटेरियन सिस्टम अचीव स्पीड एट कॉस्ट, जो कि डिकेड्स में मैनिफेस्ट होती है लेकिन रियल है, सीरियस है। अब आते हैं मोस्ट फॉरवर्ड लुकिंग पार्ट पे, क्या प्रैक्टिकली इंडिया ये गैप फिल कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके पीछे कुछ कंडीशंस हैं। चलिए इसको 6 कॉन्क्रीट स्टेप्स में समझते हैं। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे सबसे बाइंडिंग कंसंट्रेंट में से एक है लेबर और लैंड मार्केट रिजिडिटीज। पहले लेबर लॉज की बात करते हैं। 40 से ज्यादा सेंट्रल लेबर स्टेटस थे, और इसके बाद हंड्रेड्स ऑफ स्टेट लेबर लॉज। एक एम्प्लॉयर के लिए अनसर्टेनिटी बहुत ही ज्यादा इनॉर्मस थी, उसको अपना वर्कफोर्स एडजस्ट करना पड़ता था मार्केट के हिसाब से, जो कि लगभग इम्पॉसिबल है। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि कंपनीज ने फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग को अवॉइड किया। वास्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी पुश्ड इनटू अ फॉर्मल सेक्टर, जहां वर्कर्स अनप्रोटेक्टेड है और प्रोडक्टिविटी लो है। चलिए बात करते हैं इस करंट गवर्नमेंट ने क्या किया। 40+ सेंट्रल लॉज को रिफॉर्म करके 4 लेबर कोड्स बनाए, वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, जो कि अगर देखा जाए तो सही डायरेक्शन में सिग्निफिकेंट स्टेप है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें भी है, क्योंकि जो इसका इंप्लीमेंटेशन है ना वो स्टेट लेवल पे अनइवन है, और जो लेबर पॉलिसी होती है वो एडमिनिस्टर होती है एक्चुअली स्टेट लेवल पे ही। जो स्टेट्स फास्टेस्ट मूव करेंगे लेबर रिफॉर्म पे, वो डिस्प्रपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेंगे। ये फेडरल कंपटीशन हेल्दी और इसको इनकरेज करना चाहिए। और वहीं पे लैंड एक्विजिशन भी इक्वली एसेंशियल है, लेकिन ये पॉलिटिकली ज्यादा डिफिकल्ट है। 2013 लैंड एक्विजिशन एक्ट वेल इंटेंशन था लैंड ओनर्स के प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन प्रोसेसेस इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन गए कि इंफ्रास्ट्रक्चर
और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट सालों के लिए रुक गए लीगल प्रोसीडिंग के चक्कर में। देखो बहुत सिंपल है, बैलेंस रिफॉर्म चाहिए, जेन्युइन प्रोटेक्शन फॉर डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज, फास्टर मोर ट्रांसपेरेंट डिस्प्यूट रेजुलेशन। हमें चाइना की एफिशिएंसी से सीखना है, लेकिन उसके ह्यूमन कॉस्ट फेलियर से बचना है। चाइना की मैन्युफैक्चरिंग की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है वोकेशनल ट्रेनिंग और टेक्निकल एजुकेशन। जो चाइनीज पॉलिटेक्निक्स और वोकेशनल कॉलेजेस है ना, वो मिलियंस ऑफ मॉडरेटली स्किल मैन्युफैक्चरिंग वर्कर प्रोड्यूस करते हैं एनुअली। और वो वर्कर्स इतने ज्यादा कैपेबल होते हैं ना, वो सीएनसी मशीन को भी हैंडल कर सकते हैं, टेक्निकल ड्राइंग रीड कर सकते हैं, प्रोडक्शन इक्विपमेंट को मेंटेन कर सकते हैं। और ये सब वो सिर्फ लोकली नहीं कर सकते बल्कि ग्लोबल स्टेज पे भी कर सकते हैं। और वहीं पे अगर बात करते हैं इंडिया की, स्किल इंडिया मिशन चलता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नेटवर्क है। लेकिन देखा जाए तो इंडिया के पास फ्रेमवर्क जरूर है, लेकिन इसके आउटकम्स हमेशा डिसअपॉइंटिंग ही रहे हैं। और उसका रीजन है हाई ड्रॉप आउट रेट्स, पुअर एम्प्लॉयमेंट लिंकेज, करिकुलम जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट से लैग करती हैं। तो अगर देखा जाए तो इसमें रिफॉर्म की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, जैसे कि इंडस्ट्री पार्टनरशिप इन करिकुलम डिजाइन, परफॉर्मेंस लिंक्ड फंडिंग और एक कल्चरल शिफ्ट जो वोकेशनल एक्सीलेंस को यूनिवर्सिटी डिग्री के इक्वल रिस्पेक्ट दे। क्योंकि जो अभी है ना, वो एक यूनिवर्सिटी क्रेडेंशियल आर्म रेस है जिसमें इनॉर्मस ह्यूमन पोटेंशियल लो क्वालिटी डिग्री प्रोग्राम्स में वेस्ट हो रहा है, जो लेबर मार्केट से मैच ही नहीं करते। देखो हम पहले बात कर चुके हैं इस नंबर की, जो कि इंडिया की फीमेल रेट पार्टिसिपेशन था 25 से 30%, और वहीं पे चाइना का जो फीमेल पार्टिसिपेशन रेट है वो 60% से ज्यादा है। इसको हल्के में लेने की गलती मत करना, ये सिंगल फैक्ट इंडिया को बहुत ही हद तक रोक कर बैठा हुआ है। अगर इसको हमें सही करना है ना, तो हमें इसको 50% से ज्यादा ले जाना होगा। हालांकि चाइना से तब भी कम ही रहेगा, लेकिन कुछ इंप्रूवमेंट जरूर होगा। और इसके कुछ रीजंस हैं, जैसे कि इनएडुकेट चाइल्ड केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी कंसर्न्स कॉम्यूट वर्कफोर्स में, सोशल नॉर्म्स और डोमेस्टिक वर्क वुमेन को असाइन करती हैं, फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट का एब्सेंस। और अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए ना, तो हमें इंप्लीमेंट करना होगा चाइल्ड केयर इन्वेस्टमेंट, वर्क प्लेस सेफ्टी इन्फोर्समेंट, कल्चरल चेंज ड्रिवन बाय एजुकेशन और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एक वर्चुअस साइकिल। अगर आईटी सर्विस सेक्टर देखो ना, तो इंडिया की हाईएस्ट फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इसी इंडस्ट्री में है, और इसको स्टडी करने और एक्सटेंड करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर देखो, इंडिया का जो मीडियन एज है ना, वो 28 साल है, और वहीं चाइना का 38 साल है। मतलब समझ रहे हो, इंडिया के पास दुनिया का यंगेस्ट मेजर वर्कफोर्स है। डेमोग्राफिक डिवाइडेंड, वो इकोनॉमिक बूस्ट जो तब मिलता है जब लार्ज वर्किंग एज रिलेटिवली स्मॉल डिपेंडेंट पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है, और इंडिया में ये इस टाइम पीक पे या फिर पीक के नियर है। और अगर इस एडवांटेज का फायदा उठाया जाए ना, तो डिकेड्स तक हेल्प करेगा। और वहीं अगर बात करो चाइना के, तो रेपिडली डिमिनिशिंग है। लेकिन यहाँ पे ये भी समझना होगा कि डेमोग्राफिक डिपेंडेंट ऑटोमेटिक नहीं होता है। इकोनॉमिक डिपेंडेंट तब बनता है जब वर्किंग एज पॉपुलेशन एजुकेटेड हो, हेल्दी हो, एम्प्लॉयड हो, प्रोडक्टिव हो। अंडर एम्प्लॉयड पोरली एजुकेटेड यंग पॉपुलेशन ये एसेट नहीं होते हैं भाई, ये लाइबिलिटी होते हैं और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सोर्स है। और इंडिया के पास ये विंडो रफली 2 to 3 डिकेड्स तक है, क्योंकि इसके बाद इंडिया भी एज करना शुरू हो जाएगा। एजुकेशन, हेल्थ, जॉब क्रिएशन, ये इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जिस्टेंशियल है, क्योंकि कोई भी विंडो हो वो हमेशा खुली नहीं रहती है। एप्पल आईफोन्स इंडिया में बन रहे हैं, और ये सिर्फ एक इकोनॉमिक विन नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूफ है। मतलब इंडिया दुनिया की मोस्ट डिमांडिंग कंज्यूमर टेक्नोलॉजी कंपनी की क्वालिटी, स्किल और लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकता है। फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया में फेवर के लिए नहीं है, और चाइना से डाइवर्सिफाई करना एप्पल के लिए बहुत ही बढ़िया मूव साबित हुआ है। लेकिन अब चैलेंज ये है ना कि आईफोन की सक्सेस को टेम्पलेट और लॉन्च पैड बनाओ। पीएलआई स्कीम्स को और ज्यादा एक्सपेंड और बेटर डिजाइन करना होगा ऐसे सेक्टर्स में जहां इंडिया के नेचुरल एडवांटेजेस हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइसेस, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्सटाइल। टारगेट मैन्युफैक्चरिंग को 15 से 16% और जीडीपी से 25% तक लाना ही लाना होगा, क्योंकि चाइना ने सिमिलर डेवलपमेंट स्टेज पे यही रेशियो अचीव किया था। और ये सब चीजें तुरंत पॉसिबल नहीं, इसमें 15 से 20 साल लग सकते हैं या फिर ज्यादा लग सकते हैं। लेकिन इसमें भी कंडीशन अगर बहुत ध्यान से किया जाए तो, क्योंकि आईफोन सिर्फ पहला चैप्टर था, आगे बहुत कुछ लिखना बाकी। अगर इतने पे पन्ना फाड़ दोगे ना, तो कुछ नहीं हो पाएगा। और फाइनली इंडिया की एक ऐसी चीज जो कि वर्ल्ड क्लास है और जिसको फुली लिवरेज करना अभी बाकी है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। सुना है कभी ये नाम? एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आधार, बायोमेट्रिक आइडेंटिटी सिस्टम, 1 बिलियन प्लस इंडियंस कवर है इसमें। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज एट अ कॉस्ट और स्केल मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में भी इम्पॉसिबल है ये चीज। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस 2023 में 100 बिलियन ट्रांजेक्शन हुए थे। दुनिया का कोई भी रिटेल सिस्टम ये अचीव नहीं कर पाया है, कोई भी नहीं। तीसरा है ओएनडीसी यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये ई कॉमर्स डेमोक्रेटाइज करने की कोशिश थी, जैसे यूपीआई ने पेमेंट को डेमोक्रेटाइज किया। लेकिन ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर करता क्या है? सबसे पहला काम जो ये करता है ना, ट्रांजेक्शनल कॉस्ट को रिड्यूस करता है, इनफॉर्मल बिजनेसेस को फॉर्मल इकोनॉमी में लाता है, प्रीवियसली अनबैंक्ड पॉपुलेशन को क्रेडिट देता है, एआई इनेबल्ड गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए डेटा फाउंडेशन क्रिएट करता है। चाइना ने भले ही रोड बनाया, बट इंडिया डिजिटल हाईवे बना रहा है। अब देखो ऐसा नहीं कि एक देश खराब एक देश अच्छा है, दोनों मैटर करते हैं इक्वली। दोनों ही अपने तरीके से ग्रोथ के प्लेटफॉर्म को क्रिएट कर रहे हैं। तो फाइनली डाइवर्स क्यों किया? टाइमिंग, जो 13 साल का गैप था ना, वो बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि चाइना ने बहुत ही ज्यादा रेपिडली बिल्ड की, बट इंडिया बहुत स्लो रहा उसमें। हम शुरू हुए एक सवाल से कि 1980 में दोनों देश एक साथ खड़े थे, एक ही राह पे खड़े थे, एक ही जगह पे खड़े थे, लेकिन फिर भी आज फर्क इतना ज्यादा बड़ा क्यों है? हमने देखा कि कैसे डेंग जियोपिंग और उनके विजनरी आइडिया ने चाइना को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। हमने देखा एक ऐसा फिशिंग विलेज जो कि महज कुछ सालों में एक मेगा सिटी में बदल गई। हमने देखा कैसे 67 टन ऑफ गोल्ड को रातों रात प्लेन में लोड करके दूसरे देश भेज दिया गया, गिरवी रख दिया गया। हमने देखा मनमोहन सिंह का वो रेवोल्यूशनरी बजट जिसने बहुत ही ज्यादा हेल्प की। हमने देखा कैसे बेंगलोर एक आईटी कैपिटल बना। हमने हैदराबाद का स्मार्ट प्लान देखा। हमने देखा टाइमिंग की कॉस्ट कितनी रियल होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की पावर क्या होती है। हमने समझा डेमोग्राफी का प्रॉमिस, डेमोक्रेसी का ट्रेड ऑफ। और अब आते हैं कंक्लूजन में। पहली बात, चाइना का अचीवमेंट रियल है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, काबिले तारीफ
तकलीफ है, इसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 800 मिलियन लोग पॉवर्टी से बाहर आए। जरा सोच के देखना, ये नंबर बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। मतलब ये नंबर इतना ज्यादा बड़ा था कि वर्ल्ड बैंक ने भी इसकी तारीफ की। दुनिया का कोई भी इंसान चाइना के गवर्नेंस मेथड से एग्री करे या ना करे, लेकिन चाइना ने जो कर दिखाया ना, वो शायद ही कोई और कर पाता। मतलब तुम खुद सोच के देखो कि वो लोग जो 1980 में भूखे पेट रात को सो रहे थे, उनके बच्चे आज फैक्ट्रीज में काम करते हैं, भरपेट खाना खाते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं और अपने बच्चों को अच्छे स्कूलिंग दे रहे हैं। ये दिखाता है कि एक सही विजन देश को कहां से कहां ले जा सकता है। और अगर बात करें इंडिया के अचीवमेंट के बारे में, तो ये डिफरेंट जरूर है, लेकिन ये भी इक्वली रियल है। 75 साल की आजादी में एक ऐसी कंट्री जो सालों तक गुलाम रही, हर कन्वेंशनल एक्सेस पे डिवाइडेड थी, लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन, रीजन, और उस कंट्री ने फंक्शनिंग डेमोक्रेसी को मेंटेन किया, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। इंडिया ने वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बिल्ड की, ग्लोबली कम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री क्रिएट किया, लिटरली फ्रॉम नथिंग, और आज इंडिया वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो भाई इंडिया कहीं से भी फेल नहीं हुआ। इंडिया ने बस एक नया पाथ चूज किया, एक ऐसा पाथ जो कंसिस्टेंट था अपने वैल्यूज के साथ, अपने पॉलिटिकल कल्चर के साथ, अपने अंडरस्टैंडिंग के साथ, और ये भी एक रियल डेवलपमेंट ही है। और अब बात करते हैं फ्यूचर की। चाइना के जो चैलेंजेस हैं वो रियल और सीरियस हैं। डेमोग्राफिक क्राइसिस, एजिंग पॉपुलेशन, श्रिंकिंग वर्कफोर्स, प्रॉपर्टी डेट बबल, जियोपॉलिटिकल आइसोलेशन, वेस्टर्न कंट्रीज डाइवर्सिफाई कर रही हैं उनके रीजन से। साथ ही में इनोवेशन कांस्टेंट है और पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो कि क्रिएटिविटी को लिमिट करता है। क्या चाइना का अथॉरिटियन सिस्टम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मैनेज कर सकता है, या फिर वो एक ऐसी मशीन की तरह है जो कि स्ट्रेट रोड पे तो फास्टेस्ट है, लेकिन कब से स्ट्रगल करता है। और अगर दूसरी तरफ इंडिया के चैलेंजेस देखें ना, तो इसके भी चैलेंजेस बहुत ही ज्यादा रियल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, जो कि हाँ धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन स्टिल बहुत ही ज्यादा लार्ज है। एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है, लेकिन जिस हिसाब से करना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहा है। जेंडर इनइक्वालिटी एक्नॉलेज, लेकिन डीपली रूटेड। ब्यूरोक्रेटिक फ्रिक्शन, रिफॉर्मिंग, लेकिन अनइवनली। क्या इंडिया की डेमोक्रेसी प्रॉब्लम्स को स्पीड से मैनेज कर सकती है जितना इकोनॉमी डिमांड कर रही है? तो इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है, लेकिन ये सब देखते हुए कुछ चीजें जनरली ऑप्टिमिस्टिक है इंडिया के लिए। ग्रोथ रेट कन्वर्ज हो रही है, इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, चाइना धीरे से स्लो हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि चाइना रुक गया है। ग्लोबल सप्लाई चेन्स इंडिया की तरफ बढ़ रही हैं। और डेमोग्राफिक की अगर देखें तो इंडिया के पास यंगेस्ट वर्कफोर्स है, जो कि आने वाले डिकेड्स में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा अगर इंडिया सही से ऑप्टिमाइज कर लेगा। तो धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर भी ग्लोबल लेवल पे कम्पीट कर पाएगा, और इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक नंबर का है ही। तो हाँ, हम फाइनली ये कह सकते हैं कि वो 13 साल का गैप अब धीरे धीरे कम हो रहा है, स्लोली, अनइवनली, लेकिन रियल है। और फाइनली ये पूरी सीरीज, ये पूरा कंपैरिजन एक सवाल पे आके रुकती है, इंडिया ग्रो कर सकता है, ये तो ऑलमोस्ट सर्टेन है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या इंडिया ग्रोथ कर सकता है, और क्या ये ग्रोथ ब्रॉड इनफ होगी, ब्रॉड इनफ कि वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल जो इस देश में रह रहे हैं वो भी सक्सेस का हिस्सा बन सके, और ऐसे लोग भी इसका हिस्सा बने जो अभी तक डिजिटल और सर्विस इकोनॉमी के मिरेकल में फुली नहीं आए हैं। उन लोगों के लिए भी जो छोटे शहर में है, गाँव में है, जिनका कोई IIT नहीं है, कोई स्टार्टअप नहीं है, उनके लिए भी ग्रोथ चाहिए, फॉर्मल जॉब चाहिए, और सबसे बड़ी बात डिग्निटी चाहिए। और ये सब अब नेक्स्ट जनरेशन का काम है। आने वाले कुछ डिकेड्स की चॉइसेस ही डिसाइड करेंगे कि हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। और चाइना के साथ इस कंपैरिजन में हमने सिर्फ एक ही चीज सीखी कि चॉइसेस मैटर करती है और बहुत ही ज्यादा मैटर करती हैं। कोई पाथ इनविटेबल नहीं था, ना चाइना का ना इंडिया का। बोथ वर द प्रोडक्ट्स ऑफ रियल चॉइसेस बाय रियल पीपल बाय रियल सिचुएशन। और आगे की भी चॉइसेस रियल लोगों के हाथ में है, पॉलिसी मेकर्स, एंटरप्रेन्योर्स, लीडर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, आप और मैं। तो ये थी टू जायंट टू पाथ्स की स्टोरी, जो कि खत्म नहीं हुई है। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसके नेक्स्ट चैप्टर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और एक छोटा सा रिमाइंडर, हिस्ट्री डिटरमिनिस्टिक नहीं होती, लोग इसे बनाते हैं। तब तक सोचते रहना, सवाल करते रहना और जिंदगी में कुछ अच्छा करते रहना। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर शेयर करिएगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है, मुझे पता है मेरी स्टोरी टेलिंग अभी इतनी अच्छी नहीं है, और मुझे ये भी पता है कि मेरी वीडियो एडिटिंग भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, बट मैं धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा हूँ। तो अपना सपोर्ट बनाए रखिए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आगे चल के बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिलने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।